जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 10 हमारा, और आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 3 कंक्लूड करेंगे। इसके एमसीक्यूज रह जाएंगे, बाकी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज हमारा। कल हमने शुरू किया था डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया था, इसको पहले पढ़ेंगे और उसके बाद फिर डैमेजेस। किसे कहता है डैमेजेस? ब्रीच की सूरत में जो नुकसान होता है। ठीक है, सबसे पहले डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी, इस चैप्टर में कोई सवाल आपका? कोई सवाल नहीं है? तो जैसे हमारी आदत है कि हम न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ जाने से पहले पिछला सारा रिवाइज करते हैं। तो बताएं, ये चैप्टर हमने कहाँ से शुरू किया था? हाँ, सब स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से शुरू किया था। और स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या पढ़ा था? टर्म्स वर्सेस रिप्रेजेंटेशन। टर्म्स वर्सेस रिप्रेजेंटेशन के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी बातें की जाती है। कौन सी बातें कॉन्ट्रैक्ट में बहुत अहम होती हैं और कौन सी बातें ऐसी होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा तो नहीं बनती लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में फिर भी बोली जाती है वो बातें। वो कौन सी बातें होती हैं? अच्छा, वो किस लिए बोली जाती हैं? इंड्यूस करने के लिए। और इंड्यूस का मतलब ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट की तरफ उसको आप माइल कर रहे हो। जैसे उर्दू में अगर मैं कहूँ तो यानी आप उसको कन्विंस कर रहे हो कि आके कॉन्ट्रैक्ट करो। ठीक है, अच्छा, अगर वो बड़ी बड़ी बातें जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थी और जो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो अगर ब्रीच हो जाए तो, वो अगर गलत साबित हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाएगा। शाबाश, ब्रीच हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं? हाँ शाबाश, रेमेडीज आप क्लेम कर सकते हैं। रेमेडीज क्लेम कर सकते हैं। रेमेडीज का अभी तक मैंने आपको नहीं बताया कि रेमेडीज क्या है, तो आज के लेक्चर में हम रेमेडीज बेसिकली डिस्कस कर रहे होंगे। और अगर रिप्रेजेंटेशन गलत साबित हो जाए, यानी वो इंड्यूस्ड क्लास जो है वो गलत साबित हो जाए तो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था उन बातों की वजह से, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन यह है कि हम रेमेडीज क्लेम कर सकते हैं। रेमेडीज क्लेम कर सकते हैं। हम उससे कह सकते हैं कि भाई आपने झूठ बोला तो पैसे वापस कर दें मेरे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी बातें टर्म्स है और कौन सी बातें रिप्रेजेंटेशन है? हम शाबाश कुछ फैक्टर्स देखेंगे, कुछ फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे। ये देखेंगे कि उसमें एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जो बात बोली जा रही है वो टर्म है, लेकिन पहले कभी उसका जिक्र हुआ है? फाइनलाइजेशन के वक्त कोई बात नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुई, तो इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है। जिस बात को आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हो, तो अगर किसी बात को लेकर आपने कोई ज्यादा उस पर बहस नहीं की तो मीन्स आप उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, अगर तो स्पेशल नॉलेज मेकर के पास है तो मेकर की बात है टर्म्स। अगर रिसीवर के पास स्पेशल नॉलेज है तो रिसीवर की हर बात टर्म्स का दर्जा रखती है। ठीक है, और इसके बाद इसमें और क्या था? 3 पॉइंट्स हो गई। राइटिंग में शाबाश, यूजुअली राइटिंग में होती है वो टर्म्स और ओरल डिस्कशन होती है रिप्रेजेंटेशन। शाबाश, अगर आप वेरिफिकेशन अलाउ करते हो तो रिप्रेजेंटेशन है। अगर वेरिफिकेशन नॉट अलाउड है, वेरिफिकेशन नॉट अलाउड का मतलब क्या था? हाँ, आप उससे कहते हो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, ये खरीदो। खरीदना क्या मतलब है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट है। ये खरीदने का मतलब यही है ना कि आप ये खरीद रहे हैं, फिर मैं आपको लिखने दूंगा। मैंने कहा मैं सर चेक करूं ये, और नहीं सर आप ये खरीदें, उसके बाद इसके साथ जो मर्जी करें। चेक करने के लिए, देखने के लिए या लिखने के लिए मुझे ये मार्कर खरीदना पड़ेगा। खरीदने के लिए मैं पहले ऑफर करूंगा, वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, मैं कंसिडरेशन के बदले में पेमेंट करूंगा, मुझे मार्कर देगा। लीगल ऑब्लिगेशन भी है, कोई इसमें इलीगलिटी शामिल नहीं है, कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, शाबाश कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, तो उसने मुझे लिखने नहीं दिया, पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। अब बताएं शाबाश, जब मैं लिखूंगा तो क्या ये इंड्यूस है? इंड्यूस है
वो कहता है कि आपने इसको इस पे लिखना है तो पहले खरीदो, खरीदो, यानी मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये क्या है, टर्म है, टर्म है, इसकी एक्शन की वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट बना ना, तो ये टर्म है। उसके बाद टर्म्स वर्सेस रिप्रेजेंटेशन के बाद इसके बाद उसको वापस चेक करना टर्म्स को कि ये प्राइमरी पे उसके स्केल पे एक कंडीशंस भी हो सकती है, वारंटी। हाँ, टर्म्स को फिर आगे हमने क्लासिफाई किया था किसमें, कंडीशन या वारंटी में। ये जो सारी बड़ी बड़ी बातें थी मेजर क्लॉजेस इन अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको अगेन हमने क्लासिफाई किया दो में, कंडीशन में और वारंटी में। कंडीशन किसे कहते हैं, कोर एसेंशियल, बेसिक एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक बातें कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन कुछ बातें तो ऐसी है ना जो कॉन्ट्रैक्ट में ना हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होगा, ऐसी है ना। और वारंटी सब्सिडी टर्म्स है टर्म्स, ये बड़ी बड़ी बातें, पर सब्सिडी टर्म है, ना भी हो तो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट को हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल देता हूं, आज भी एग्जांपल होगी। आपने बिरयानी ऑर्डर की थी, आपने बिरयानी ऑर्डर की थी और आपने उससे कहा था चिकन बिरयानी देना मुझे, चिकन बिरयानी, लेकिन आप घर ले आए तो एक चिकन और एक उसमें आलू भी था। बताएं शाबाश, चिकन बिरयानी, आपने जब उसे बकायदा कहा कि चिकन बिरयानी होनी चाहिए तो क्या उसने चिकन नहीं डाला उसमें, लेकिन साथ में एक इतना बड़ा आलू भी है। अब बिरयानी की क्वांटिटी कम हुई होगी, आपका पेट नहीं भरा, लेकिन क्या आप उसे कहेंगे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता हूं, रेप्यूडिएट करता हूं? देखिए बिरयानी आपने मांगी थी तो बिरयानी ज्यादा होनी चाहिए थी, ऐसे ही है ना, और एक चिकन भी होना चाहिए था। कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन चूंकि ये भी मेजर कॉन्ट्रैक्ट है कि बिरयानी होगी, लेकिन उसमें बिरयानी बहुत थोड़ी थी, आप फिर भी कहोगे चलो खैर है, चलो खैर है, कोई मसला नहीं। क्या उसने बहुत बड़ा गुनाह किया? ठीक है। और इन 9 मिनट किसे कहते हैं? तो कैसे पता लगाएंगे? उसकी सीरियसनेस क्या, बंदे की सीरियसनेस को देखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की सीरियसनेस को नहीं देखा जाता। रिजल्टिंग सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या था? रिजल्ट किस चीज का आना है? ब्रीच की वजह से, ब्रीच की वजह से उसका जो, अगर ये सीरियस ब्रीच है यानी रिजल्टिंग सर्कमस्टांसेस बहुत ज्यादा है, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर बताएं शाबाश, फिर ये कंडीशन है, फिर ये कंडीशन है। और अगर नुकसान माइनर हो, ज्यादा नुकसान हो तो, ज्यादा नुकसान हो तो कंडीशन, माइनर नुकसान हो तो वारंटी, शाबाश वारंटी। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बातें कहां से आती है? डिपेंड करता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी टर्म्स एक्सप्रेस थी या इम्प्लाइड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस टर्म्स हो, हाँ एक्सप्रेस टर्म हो तो हाँ बाय कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर एक्सप्रेस टर्म्स है तो फिर क्या करेंगे? तो एक्सप्रेस टर्म को देखेंगे, तो हम वो टर्म्स देखेंगे ना, उस बेस पे फैसला होगा। लेकिन अगर कोई एक्सप्रेस टर्म्स मौजूद नहीं है या वो इनकम्प्लीट है तो फिर कोर्ट ऑफ लॉ क्या करता है? इम्प्लाइड टर्म्स की तरफ जाता है, रेफर करता है टुवर्ड्स इम्प्लाइड टर्म्स। उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? देखेंगे कि कोई रेलेवेंट स्टैट्यूट है या रेलेवेंट पार्लियामेंट्री लॉ है। रिलेवेंट पार्लियामेंट्री लॉ में देखेंगे, अगर वो मसला उधर से हमारा हल हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर क्या करेंगे? कस्टम देखेंगे, शाबाश, सोसाइटी के नॉर्म्स प्रिंसिपल्स देखेंगे, अगर मौजूद हो तो उधर से फैसला हो जाएगा, नहीं है तो फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे कोर्ट में इससे पहले कोई ऐसा केस है, कोर्ट के आउटकम्स देखेंगे, ठीक है, कोर्ट की इंटरप्रिटेशन देखेंगे। लेकिन अगर कोर्ट में भी इससे पहले कोई ऐसा केस नहीं आया तो ऑफिशियस बाय स्टैंडर्ड टेस्ट, ऑफिशियस बाय स्टैंडर्ड टेस्ट कोई बता सकता है?
हाँ शाबाश, जो एब्सोल्यूट है, जो अंडरस्टूड है, जो ऑब्वियस है, वो टर्म्स, तो ऐसे इसको हल करेंगे। फिर भी अगर ना होगा तो पता नहीं फिर क्या होगा, फिर शायद चैप्टर 1 में होगा, लेकिन वो चैप्टर 1 में करेंगे जी। देन फिर क्या, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में क्या पढ़ा था? दो आंखें कौन सी थी? पहले ये तो बताए ना कि वो है क्या, वो है एग्जाम्पशन क्लॉज में, वो दो आंखें जो थी वो एग्जाम्पशन क्लॉज की थी, वो उसके लिए थी। अच्छा, एग्जाम्पशन या एक्सक्लूजन क्लॉज क्या कहता है? एक बंदे की लायबिलिटी खत्म हो जाती है, शाबाश, यानी वो क्लॉज लिखने वाले की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। क्या क्लॉज लिखने वाले की लायबिलिटी खत्म होना ठीक रहेगा? सही है, ये कोई मसला नहीं है उसमें। क्या ना हो? अनफेयर बार्गेनिंग पावर, यानी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में ना हो। कोई पार्टी अगर स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में है तो इसका मतलब क्या है? नो, इसका मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन का मतलब बताएं। स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन। नहीं तो आप जा सकते हो, शाबाश। इसका मतलब क्या है? कि वो अनफेयर काम करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? वो जबरदस्ती कोई अनफेयर काम करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? तो इसका मतलब ये कि जबरदस्ती काम करवाना ठीक है ना? नहीं, ये नहीं ठीक। लॉ प्रोटेक्ट करता है, लॉ कहता है नहीं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो सुन लें कि सारे एग्जम्पशन क्लॉजेस, सारे ही एग्जम्पशन क्लॉजेस वॉइड है। सारे एग्जम्पशन क्लॉजेस वॉइड है अनलेस, हाँ, रीजनेबलनेस टेस्ट था वो, रीजनेबलनेस टेस्ट। लेकिन उससे पहले आते हैं एग्जम्पशन क्लॉज। एग्जम्पशन क्लॉज को हमने जब डिफाइन किया था तो डेफिनेशन के बाद हमने पढ़ा सर एग्जम्पशन क्लॉज किन सूरतों में वैलिड नहीं है? जब पर्सनल इंजरी होगी, डेथ की सूरत में भी, मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में, या फिर शाबाश ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या साबित करना पड़ेगा? शाबाश, क्या साबित करना पड़ेगा? क्या फुलफिल करना है? कौन सी कंडीशन थी? शाबाश, कौन सी कंडीशन थी? रीजनेबलनेस टेस्ट बताएं, शाबाश। हाँ, वो तो इसमें थे ना, जैसे नेग्लिजेंस की वजह से, मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से, यूसीटी यही है। Party must, unfair advantage or limitation must be reasonable. In order to use exemption clause because of unfair use, what applies? अब ये दो अंक है। नंबर 1 कॉमन लॉ कंट्रोल एंड स्टैट्यूटरी लॉ। एग्जेम्पशन क्लॉज मस्ट बी क्लियरली इनकॉर्पोरेटेड। कॉमन लॉ क्या कहता है? कॉमन लॉ क्या कहता है? कल भी हमने उधर बनाया था, कॉन्ट्रैक्ट लिखा था, ये कॉन्ट्रैक्ट है। कॉमन लॉ कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होगा, लाजमी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होना चाहिए। सारे एग्जेम्पशन क्लॉज वैलिड होंगे किस सूरत में? जब सारे कंडीशन को मीट करेंगे। यानी इसका मतलब यह है कि एग्जेम्पशन क्लॉज वैसे तो वैलिड नहीं है, वैसे तो वैलिड नहीं है, लेकिन अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो वैलिड है। ये कौन कह रहा है? कॉमन लॉ। ये किनका है? जजेस का बनाया हुआ लॉ, जजेस का बनाया हुआ डिसीजन, जजेस के डिसीजंस है। ठीक है, तो बताएं शाबाश ये कंडीशंस। इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड, बताएं शाबाश। नंबर 2 1 बेसिकली आपके लिए 1 ये भी है और ये भी है। इट मस्ट बी एंड नोन टू ईच अदर, शाबाश, एंड नोन टू ईच अदर। और शाबाश, एक्सक्लूजन क्लॉज मस्ट बी गिवन एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बिफोर फॉर्मेशन या आफ्टर फॉर्मेशन? बिफोर और एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या आफ्टर फॉर्मेशन दे सकते हैं? आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेशन ही दे सकते हैं। साइन क्लॉज, साइन क्लॉज की एक्सेप्शन बताएं।
फोन कॉल पे आपने उसको पहले साइंड क्लॉज की एक्सेप्शन बताएं शाबाश। कि वो साइन नहीं हुआ लेकिन अगर साइन नहीं हुआ हमने पहले इन्फॉर्म कर दिया तो कौन सी पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? जिसको पता नहीं है, जिसको जो अननोन है। नहीं नहीं, कौन सी पार्टी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा? जो डिस्क्लोजर क्लॉज नहीं जिसको डाल बनाया वो इन्फॉर्म करेगी जिसे साइन करना हाँ, बनाने वाली ये नहीं, लिखने वाली पार्टी जो है वो इन्फॉर्म करेगी और किसको? जिसने साइन करना था। शाबाश। कंसिस्टेंट पास्ट प्रैक्टिस, पास्ट में भी वैसा हो रहा है। एग्जाम्पल, फ्रूट की एग्जाम्पल, फ्रूट की एग्जाम्पल, आप घर ले आए, अंदर से कोई चीज़ खराब है तो क्या अंदर देख के वो आपको चीज़ देता है? हाँ, शाबाश। इफ एग्जाम्पशन क्लॉज इज अनयूजुअल, अगर अनयूजुअल हो, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये तो मेरी एग्जाम्पल है, अपनी एग्जाम्पल को सोचे ना। अपनी एग्जाम्पल सोचें, चलें सोच के फिर लिख लीजिएगा, सोच के फिर लिख लेंगे। अच्छा, सारे एक्सक्लूजन क्लॉज वैलिड नहीं होते। वैलिड वो होंगे जो ये कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो। अगर कोई एक्सक्लूजन क्लॉज वैलिड ना हो तो फिर क्या होगा? वैलिड ना हो मींस कि कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही। इन कंडीशन में से ये सारी कंडीशन या कोई एक कंडीशन पूरी नहीं हो रही। व्हाट इफ एग्जेम्पशन क्लॉज इज नॉट वैलिड? नॉट वैलिड, शाबाश। अनसर्टन, बताएं फिर क्या होगा? कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम रूल लगेगा। कॉन्ट्रा प्रोफरेंटम रूल क्या कहता है? कि जो पार्टी कोर्ट का डिसीजन, उस पार्टी के अगेंस्ट होगा जो बेनिफिट हाँ, जो बेनिफिटिंग पार्टी होगी, वो बेनिफिटिंग पार्टी कौन सी है? क्लॉज लिखने वाली पार्टी, शाबाश। और मेन पर्पस रूल क्या कहता है? मेन पर्पस रूल, अगर आपका ये एक्सक्लूजन क्लॉज मेन पर्पस को डिफीट कर रहा है, इसको खत्म कर रहा है, इंटेंशनली होगा ना, डिफीट को इंटेंशनली हम करते हैं, इंटेंशनली इंटेंडेड टू डिफीट द कॉन्ट्रैक्ट मेन पर्पस, तो फिर भी ये एक्सक्लूजन क्लॉज वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है। ठीक है, ओके। कोर्ट क्या करती है? कोर्ट क्या करती है, शाबाश, बताएं। कॉमन लॉ कंट्रोल और नंबर 2 स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी लॉ में फर्दर हमारे पास दो बातें, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, ये बताएंगे। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन और बिजनेस कस्टमर ट्रांजैक्शन भी होते हैं, वो कौन से? वो कस्टमर कंज्यूमर राइट एक्ट, शाबाश। ये बिजनेस टू बिजनेस है, शाबाश। यूसीटीए वॉइड्स क्लॉज, यूसीटीए मींस अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट voids exclusion clause for death or personal injury, misrepresentation, negligence or breach of contract। यानी ये कह रहा है कि एक्सक्लूजन क्लॉज वैलिड नहीं है, वॉइड है। एक्सक्लूजन क्लॉज, हर एक्सक्लूजन क्लॉज वॉइड है, हर एक्सक्लूजन क्लॉज इज नॉट वैलिड अनलेस रीजनेबल इंटरेस्ट पास करे। रीजनेबल इंटरेस्ट बताएं, शाबाश। क्या है रीजनेबल इंटरेस्ट? पार्टी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में हो तो एक्सक्लूजन क्लॉज वैलिड और नॉट? स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग, लिखने वाली पार्टी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में है। ये कल भी हमारी डिस्कशन हुई थी, आज मैं फिर ये लिखूंगा। स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन का मतलब बताएं, शाबाश। हाँ जी, जिना हॉस्पिटल वाले, जिना हॉस्पिटल वाले, शाबाश। क्या वो जबरदस्ती फोर्सफुली जबरदस्ती काम करवा सकते हैं? अनफेयर यानी जबरदस्ती साइन करवा सकते हैं? करवा सकते हैं ना, करवा सकते हैं। कैसे करवाएंगे भाई? ठीक है, आप मरीज ले जाओ, फिर मरीज ले जाओ, तो फिर वो सारे, वो जितनी भी बातें हैं वो सारे हमसे मनवा सकते हैं, वो फोर्सफुली मनवा सकते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है। इस वक्त बार्गेनिंग पोजीशन किसकी स्ट्रांग है?
इनकी स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन है। अगर स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन है तो फिर बताएं शाबाश, स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन है तो वैलिड और नॉट? नंबर 2, फिर वैलिड होगा, फिर वैलिड होगा। यानी इसका मतलब उसका इन्फ्लुएंस नहीं है आपके ऊपर, कंट्रोल नहीं है, वो आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर मैं आपके साथ कांटेक्ट करता हूं, अगर मैं आपके साथ कांटेक्ट करता हूं, बताएं क्या मैं स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में? कॉलेज वाले स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में, मैनेजमेंट वाले होते हैं ना स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन में, तो इस तरह एक्सक्लूजन क्लॉज वॉइड हो जाएगा। नंबर 2, बताएं शाबाश, क्या ये की बात थी? 4-5 बातें थी, बताएं शाबाश। नोन टू ईच अदर, अगर नोन है तो, नोन है तो वैलिड, नॉट नोन इन वैलिड। शाबाश। नंबर 3, शाबाश, इसको क्या कहते हैं? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट मींस डिस्काउंट, बेनिफिट्स, डिस्काउंट या बेनिफिट्स। अगर आपने इंड्यूसमेंट ऑब्टेन की है तो फिर वैलिड है, अगर नॉट ऑब्टेन्ड तो इनवैलिड है। शाबाश। नंबर 4, एक्ट ड्यू टू या एक्ट ऑफ विक्टिम। ये ब्रीच मेरी वजह से हुआ, मेरी गलती की वजह से, बताएं शाबाश। अब वो एग्जाम्पशन क्लॉज। नंबर 5, स्पेशल ऑर्डर है, पहले उसने कभी ऐसे काम नहीं किया तो अब वो कहता है यार अगर गलती हो गई, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूं तो मैं जिम्मेदार नहीं होगा, मैं जिम्मेदार नहीं होगा। शाबाश। तो उस सूरत में वैलिड। याद रहेगा? अब याद रहेगा, पक्की बात है। ये कौन सा टेस्ट है? टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, टेस्ट ऑफ रीजनेबलनेस, ये रीजनेबलनेस टेस्ट है। और कंज्यूमर राइट एक्ट क्या कहता है? ये अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बिजनेस एंड कंज्यूमर। और इस एक्ट में लॉ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहा है। इस एक्ट में लॉ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे? कंज्यूमर जो चीजें खरीदेगा वो कैसे होनी चाहिए? वो, हाँ शाबाश, वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, फिट फॉर द पर्पस होनी चाहिए, और जैसे उसने कहा है उसके बिल्कुल मुताबिक होनी चाहिए। ठीक है, ये अपनी मर्जी से सप्लायर जो मर्जी चीज भेज दे। आपने दराज से कभी कोई चीज ऑर्डर की है? दराज से चीज ऑर्डर की है, वो चीज जैसा आपने कहा था और जो चीज आपने सेलेक्ट की थी वही आई है? नहीं गई ना अभी तक, तो अभी तक वैसे आई है। तो इसका मतलब मेरे साथ ही इनके कोई दुश्मनी है जाती? आपके साथ भी ऐसे हुआ है? चलें, फिर मुझे ज्यादा खुशी हुई कि सिर्फ मैं ही नहीं हूं। अच्छा, मैं तो जब भी कोई चीज ऑर्डर की है सलाह से उन्होंने कभी अच्छी चीज नहीं, हालांकि बेगम करती हैं तो उनकी कोई अच्छी चीज आ जाती। फिर उन्होंने इस बार मुझे कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करते, कोई भी चीज़ आपने देख ली तो बस ऑर्डर करें। अगर यूज हो ना उस आइटम के तभी ले, ना लें। यूज से बिल्कुल न्यू आइटम है तो अच्छी उसी नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ें इधर से ऑर्डर नहीं करते, इनके दराज में ही ऑफिशियल स्टोर होते हैं, उधर से ऑर्डर करते हैं। मुझे पता नहीं था इस बात का। खैर चले, अगर ये चीज़ें वैसे नहीं निकलती या वैसे नहीं होती तो फिर क्या करेंगे? क्लेम कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर? 30 डेज के अंदर करेंगे तो क्या मिलेगा? 100% रिफंड मिल जाएगा। अगर 30 डेज में हमने क्लेम नहीं किया तो हमें पार्शियली रिफंड मिल सकता है। हाँ, अगर हम रिफंड लेना चाहें तो क्या फुल रिफंड मिल जाएगा हमें? नो, हमें थोड़ा सा रिडक्शन होगी। हाँ, या तो फिर रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। शाबाश, रिप्लेसमेंट भी हो सकती है। अगर 30 दिन के अंदर भी आप नहीं गए और 6 महीने के अंदर अंदर आपको पता चला कि इसमें कोई खराबी थी, 6 महीने के अंदर अंदर कोई खराबी थी, फिर क्या करना पड़ेगा? सेलर को प्रूव करना
सेलर को प्रूव करना पड़ेगा एट टाइम ऑफ डिलीवरी मैंने जो चीज भेजी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी, वो एक्यूरेट थी, बिल्कुल ठीक थी, उसमें कोई खराबी नहीं थी, वो बिल्कुल जो है वो सेटिस्फैक्टरी क्वालिटी की चीजें थी, वो इनका पर्पस भी पूरा हो रहा था। सर इन्होंने जैसे कहा था मैंने वैसे चीजें भेजी थी, ठीक है। और अगर 6 महीनों के अंदर अंदर भी आपने क्लेम फाइल नहीं किया तो फिर कस्टमर प्रूव करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, याद रहेगा। अब आंखें बंद करें, आंखें बंद करें और देखें इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया तो टर्म्स और रिप्रेजेंटेशन को डिफाइन किया, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन बिटवीन टर्म्स एंड रिप्रेजेंटेशन, फिर हमने टर्म्स को क्लासिफाई किया था कंडीशन, वारंटी और इननॉमिनेट टर्म्स में। फिर दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या हमने क्या पढ़ा है? एक्सप्रेस एंड एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड में फर्दर फिर 3, बाय स्टैट्यूट, बाय कस्टम और बाय कोर्ट। अगर वो भी नहीं है तो ऑफिशियस बाय स्टैंडर्ड टेस्ट, ऑफिशियस बाय स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद फिर एग्जाम्पशन क्लॉज। एग्जाम्पशन क्लॉज को हमने डिफाइन किया। फिर हमने पढ़ा कोर्ट कब इसको एग्जाम्पशन क्लॉज को वैलिड समझेगी, फिर वो 2 बातें थी। उसके बाद क्या था? एडवांटेज और डिसएडवांटेज एग्जाम्पशन क्लासेस की। 2 एडवांटेजेस हैं, कोर्ट का टाइम सेव होगा और हमारा खर्चा। डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि जो एक अनफेयर काम है तो मुजरिम को उसको जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। मुजरिम को सजा देने के लिए कोर्ट कहती है कि मेरी 2 आंखें हैं, यानी 2 आंखों से मैं देखती हूँ। नंबर 1 है कॉमन लॉ, नंबर 2 स्टैट्यूटरी लॉ। शाबाश, कॉमन लॉ जजेस के क्या है? हाँ, जजेस के डिसीजन है। शाबाश, जजेस डिसाइड कैसे करते हैं कि क्या एक्सक्लूजन क्लॉज वैलिड है या नहीं? जजेस कहते हैं कि सारे एक्सक्लूजन क्लॉज क्या होंगे? इनवैलिड होंगे, इनवैलिड होंगे, सारे इनवैलिड है। इनवैलिड में वो कहता है अगर कोई पर्सनल सॉरी अगर कोई डेथ हो गई या पर्सनल इंजरी हो गई या मिसरिप्रेजेंटेशन है, कॉमन लॉ में, कॉमन लॉ में ही आता है। नहीं, ये कॉमन लॉ बता रहा हूं मैं आपको। हाँ शाबाश, कॉमन लॉ में ये कंडीशन है। नंबर 5 है, 1 और 4, ये 5, ठीक है। शाबाश, अच्छा किया आपने। और इसमें स्टैट्यूटरी लॉ में क्या होगा? अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये होता है डेथ और पर्सनल इंजरी या मिसरिप्रेजेंटेशन या नेग्लिजेंस के केस में, लेकिन साबित करना पड़ेगा, रीजनेबलनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा। और रीजनेबलनेस टेस्ट किया, सारे एग्जाम्पशन क्लॉजेस वैलिड है अनलेस कि आप रीजनेबलनेस टेस्ट पास करो। इसमें कितनी बात है? 5। स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पोजीशन, नोन टू ईच अदर, शाबाश, इंड्यूसमेंट, एक्ट ऑफ विक्टिम और आखिरी स्पेशल ऑर्डर्स। कंज्यूमर राइट एक्ट क्या कहता है? ये है बिटवीन कंज्यूमर एंड बिजनेस। लॉ प्रोटेक्ट करता है कंज्यूमर को। कंज्यूमर का काम क्या है? चीजें परचेज करना। गुड्स कितने किस क्वालिटी की होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए, फॉर द बेस्ट पर्पस होनी चाहिए एंड एज डिस्क्राइब्ड। अगर ऐसे नहीं होती तो फिर इसके पास ऑप्शन है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर केस फाइल कर सकता है। 30 दिन के अंदर उसे पूरा रिफंड मिलेगा। 30 दिन के बाद करता है तो या तो चीजें रिप्लेस करवानी पड़ेगी या फिर पार्शियल पेमेंट मिलेगी इसे। अगर 6 मंथ्स में ये फॉल्ट अपीयर होता है तो फिर क्या करें? हाँ, सेलर को प्रूव करना पड़ेगा। अगर 6 महीने के बाद करें तो कस्टमर को साबित करना पड़ेगा। बस इतना सा चैप्टर था, 2-3 मिनट में हो जाता है, ठीक है ना? आपने हाँ ये कल पढ़ लिया था ना, ये कल पढ़ लिया था। बताएं फिर डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। शाबाश, कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है? किन सूरतों में समझा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया? दोनों पार्टीज एग्री कर दें, दोनों पार्टीज एग्री कर दें कि हम दोनों में से आप कोई भी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं देगा, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं देगा, यानी जिसके जिम्मे जो काम था वो नहीं करेगा बस, ठीक है? तो बताएं कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। और फ्रस्ट्रेशन बोले तो नेचुरल डिजास्टर की वजह से अब ये पॉसिबल ही नहीं रहा, अब इम्पॉसिबल हो गया टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज खत्म। नंबर 3, हाँ दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे दी है तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट खत्म। नंबर 4, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है?
एक पार्टी ने perform कर दिया, एक पार्टी ने एक्ट परफॉर्म किया और दूसरी पार्टी विलफुली कोई एक्ट परफॉर्म नहीं कर रही, कि वो कह दें कि भाई मैं तो ये काम नहीं कर सकता, उसने खुद कह दिया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, एक पार्टी ने परफॉर्म किया, दूसरी पार्टी परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस। ये ब्रीच, अब पार्टी फेल्स टू फुलफिल कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशंस, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की ऑब्लिगेशन होती है ना, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच अकर इफ अ पार्टी डज नॉट परफॉर्म कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज विदाउट लॉफुल रीजन, कोई भी रीजन नहीं है, बस वैसे हम नहीं कर सकते, मेरा दिल नहीं कर रहा, ये नहीं है, ये फैक्टर सारे हैं। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, लॉफुल रीजन, ये लॉफुल रीजन, यानी इसके अलावा अगर कोई रीजन हो तो वो, अगर ये रीजन है तो फिर तो ब्रीच का केस नहीं है, अगर ये रीजन है तो फिर विलफुल ब्रीच का केस नहीं है, अगर ये रीजन नहीं है तो फिर विलफुल ब्रीच का केस है। और आपको पता है ब्रीच के केस में फिर क्या होता है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड, लॉकडाउन की वजह से पॉसिबल नहीं रहा, अब बताएं फिर लॉफुल है या नहीं? क्या लॉकडाउन जो है वो उसकी गलती की वजह से हुआ है? फ्लड तय सा बस ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट है कि नहीं? रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर्ड परफॉर्मेंस, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर्ड परफॉर्मेंस, एक सेकेंड, ये लिखा हुआ है ऑफर, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर, क्या मतलब इसका? ऑफर दी थी वो रिजेक्ट हो गई, ऑफर जब रिजेक्ट होती है तो क्या किसी पार्टी को एक्ट परफॉर्म करना पड़ता है? बायर रिफ्यूजेस डिलीवरी डिस्पाइट सेलर, बायर ने कहा नहीं मैं तो ही खरीदूंगा, बात समझ आ गई ना? एक्शन बाय द अदर पार्टी मेकिंग परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, एक्शन बाय अदर पार्टी मेकिंग परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल, बताएं शाबाश। एक्शन बाय अदर पार्टी मेकिंग परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। आपने मुझे कहा सर घर बना के दें, मैं आपको और सारा मटेरियल दे देता हूं, आप घर बना के दें। मैंने कहा ठीक है मैं आपको बना देता हूं। हफ्ते बाद आपने कहा घर बन गया, मैं कहा मटेरियल मैं नहीं दूंगा। मैं कहा घर कैसे बन सकता है, बनाओ ना घर बनाओ, मैं मटेरियल नहीं दूंगा। यानी आप किसी को कहें कि यार बिरयानी बना दें लेकिन मैं सामान नहीं दूंगा, उसके पास अवेलेबल हुआ तो बना देगा, लेकिन आपने कहा कि मैं सामान देता हूं आप बिरयानी बना दो। जब बनाने का वक्त आया आपने कहा सामान दो, उसने कहा नहीं बिरयानी बनाओ, ऐसी तो बताए बना सकते हैं शाबाश। यह परफॉर्मेंस एक्शन बाय द अदर पार्टी मेकिंग परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल। अब आपके लिए इम्पॉसिबल है बिरयानी बनाना, ठीक है ना? सारा प्रिवेंट्स अली फ्रॉम असेसिंग द वर्क साइट। बताएं अगर कोई काम करवाना हो तो आप वो कर सकते हैं अली? नहीं कर सकता, उसने खुद ही रिफ्यूज कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज थ्रू फ्रस्ट्रेशन वॉर डिसरप्ट इंटरनेशनल शिपिंग, जंग की वजह से ये शिपिंग स्टॉप हो गई है। पार्टीज एग्रीड ऑन नॉन परफॉर्मेंस, पार्टीज एग्रीड ऑन नॉन परफॉर्मेंस, पार्टीज एग्रीड ऑन नॉन परफॉर्मेंस वाला केस ये है। पार्टीज एग्रीड ऑन नॉन परफॉर्मेंस, parties mutually decide not to pursue construction due to market changes। दोनों ने आपस में डिसाइड किया ना, दोनों राजी हैं कि नहीं? दोनों पार्टीज अगर राजी हैं तो इसका मतलब लॉ कहता है ये लॉफुल रीजन है, कोई मसला नहीं। इस केस में अगर कोई पार्टी अपना एक्ट परफॉर्म नहीं कर रही तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं होगा। इन सारी बातों के अलावा, इन बातों के अलावा अगर कोई बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी या ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करता तो उसने क्या किया? ब्रीच किया। हाँ, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर्ड परफॉर्मेंस, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर्ड परफॉर्मेंस। हमने कोई ऑफर की है, भाई आप ऐसे कर लो हम आपको पैसे देंगे, ये हमने ऑफर किया कि नहीं? कहता नहीं करता, मैं कहता नहीं करता, रिजेक्ट कर लेता, कहता नहीं करता मैं। तो जब नहीं करता तो ठीक है, कोई मसला नहीं।
ऑफर्ड है, ये कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। तो फिर हाँ तो ब्रीच हुआ नहीं ना। हम तो ये पढ़ रहे हैं कि इन केसेस में ब्रीच होता ही नहीं है। हम तो ये से सारी सिचुएशन पढ़ रहे हैं जिसमें ब्रीच का केस नहीं है। अगर ऑफर्ड परफॉर्मेंस को आप रिजेक्ट कर रहे हो तो अब ब्रीच हुआ ही नहीं। ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, तब ब्रीच कैसे हुआ? बायर रिफ्यूज करता है, बायर रिफ्यूजेस, बायर ने रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं खरीदता, मैं नहीं खरीदूंगा, प्राइस बहुत ज्यादा है, मैं नहीं खरीदता। डिलीवरी डिस्पाइट सेलर्स रेडीनेस, सेलर तो रेडी है। फॉर एग्जांपल मैं किसी को कॉल करता हूं, मैं अभी ये KFC में कॉल करता हूं, सर आपके पास बर्गर है? उसने कहा सर बिल्कुल बर्गर है। मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ी देर फिर कॉल आई, सर बर्गर भेज दूं? मैंने कहा नहीं। कहते फिर कॉल क्यों की थी? फिर कॉल क्यों की थी? ये तो आपने ब्रीच किया है, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। क्यों नहीं है? आपने कहा है कि अब मुझे मैंने कॉल करके सिर्फ पूछा है, वो तो रेडी है ना, वो रेडी है, मैं ही नहीं हूं। वो रेडी है, मैं तैयार नहीं हूं, मैं खरीदने को तैयार नहीं हूं। तो ये ऑफर्ड परफॉर्मेंस उसकी तरफ से थी, रिजेक्ट मैंने की है। ठीक है, ऑफर्ड परफॉर्मेंस उसकी तरफ से, मैंने सिर्फ रिजेक्ट की है। तो इस सूरत में तो कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं, तो ब्रीच कैसे हो गया? ब्रीच रिजल्ट इन द ऑब्लिगेशन टू पे, ब्रीच रिजल्ट्स इन द ऑब्लिगेशन टू पे डैमेजेस। डैमेजेस किसे कहते हैं? शाबाश, डैमेजेस किसे कहते हैं? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में होने वाले नुकसान को डैमेजेस कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। बट द ओरिजिनल ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू until the breach involves repudiation. Until the breach involves repudiation बताएं शाबाश। जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहता, खत्म। ये जब हमारी कंडीशंस ना फुलफिल हो तो भी लाइक टर्म्स है ना, टर्म्स में जो कंडीशंस है अगर वो फुलफिल ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाता है, जिससे हम डैमेजेस पे क्लेम करते हैं। और आप 2 मिनट वेट, आप एक मिनट वेट कर ली थी मेरा हाथ बाहर आने तक। 50 रुपए के लिए सवाल पूछना था ये मैंने। चलिए मैं बाहर रखता हूँ, फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है? द ओरिजिनल ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू। ब्रीच की वजह से क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा कि नहीं होगा? ब्रीच की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। अब ये इस लाइन में वो कह रहा है कि ब्रीच की वजह से रिजल्ट इन द ऑब्लिगेशन टू पे डैमेजेस। ब्रीच की वजह से हमें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, लेकिन हर ब्रीच विल नॉट रिप्यूडेट। रिप्यूडेट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म करना, कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर देना। इस ब्रीच की वजह से यानी उसने अपनी परफॉर्मेंस फुलफिल नहीं की। द ओरिजिनल ऑब्लिगेशंस कंटिन्यू, जो उसने काम करना था वो स्टिल कंटिन्यू है, वो खत्म नहीं हुआ। अनलेस द ब्रीच इन्वॉल्व्स रिप्यूटेशन। आपको ये लाइन समझ तो नहीं आई? थोड़ी बहुत समझ आई है, 20-30% समझ आ गई ये लाइन। 100% समझ आ गई आपको? नहीं, मैंने आगे भी पढ़ाना है ना। अब बोलो सर नहीं समझ आई। हाँ, ये बात आपको समझ नहीं आई। इसका मतलब ये है कि कोई भी ब्रीच 2 तरह का हो सकता है। ब्रीच की 2 टाइप्स है। ये एंटीसिपेटरी ब्रीच भी हो सकता है, और दूसरे को नाम देते हैं हम रेप्यूडेटरी ब्रीच। ये केस एंटीसिपेटरी ब्रीच का भी हो सकता है और रेप्यूडेटरी ब्रीच का भी केस हो सकता है। पहले कौन सा डिस्कस करें? पहले रेप्यूडेटरी या एंटीसिपेटरी? चले, आप कहते हैं तो पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच का डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये छोटा सा ही है, जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, एंटीसिपेटरी ब्रीच कैसे कहते हैं? एंटीसिपेट कैसे कहते हैं? एडवांस में, इन एंटीसिपेशन, एडवांस में। आप जब भी कहते हैं ना थैंक्स इन एंटीसिपेशन, यानी एडवांस में आपका शुक्रिया। एडवांस में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच। एडवांस में क्या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है?
हमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या आपने 15 जुलाई को 100 बिरयानी के डब्बे डिलीवर करने। कितने? 100 बिरयानी के डब्बे आपने डिलीवर करने। 2 जुलाई के मैं उससे कॉल करता हूँ, रहने दो। 2 जुलाई का मैं उससे कॉल करता हूँ, रहने दो। आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस डेट बता सकते हैं? परफॉर्मेंस डेट बता सकते हैं जिस दिन उसने परफॉर्म करना है? बताएं साहब, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज की परफॉर्मेंस होती है ना, इसकी भी कुछ जिम्मेदारी होगी, ये भी कुछ परफॉर्म करेगा और ये भी कुछ परफॉर्म करेगा। ये मैं हूं और ये बिरयानी वाला, ये बिरयानी वाला है। मैंने पेमेंट करनी है और इसने बिरयानी डिलीवर करनी है। बताए दोनों ने कोई एक काम करना है? ऐसा है ना, दोनों ने एक ही काम करना है। 15 तारीख को उसने कोई काम करना था। आपको पता है पेमेंट भी हम तभी करते हैं जब हमें चीज मिल जाती है, ठीक है? और मैंने भी इसको पेमेंट करनी थी 15 तारीख को। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। 100 बिरयानी के डब्बे 2 जुलाई को मैं उससे कॉल करता हूं, मैं कहता हूं भाई रहने दो डब्बे, रहने दो बिरयानी रहने दो। ये मैंने क्या किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ब्रीच किया इन एडवांस। अभी वो दिन नहीं आया जिस दिन उसने परफॉर्मेंस देनी थी, जिस दिन उसने अपनी परफॉर्मेंस करनी थी, उस एक्ट को पूरा करना था, वो दिन नहीं आया, उससे पहले ही मैंने ब्रीच कर दिया। क्या ब्रीच वैलिड है? वैलिड है? बताएं शाबाश। उससे पहले मटेरियल परचेज करके रखा हुआ ना, बिरयानी बनाने उसने लेकिन उससे पहले ऑलमोस्ट 13 डेज ना। नहीं, सिर्फ आप बिरयानी की एग्जांपल तो नहीं लेंगे ना, कॉर्पोरेट में तो बहुत कुछ होता है। देखिए उस परफॉर्म करने के उससे पहले प्रिपरेशन तो करनी होती है ना उसने। हाँ, उसने सारा प्रिपरेशन किया, बिल्कुल ठीक है। मना कर देंगे, मॉडल्स मना कर देंगे एडवांस वाले जो ऑर्डर आने से, और भी ऑर्डर आने से ना उस टाइम मना कर देंगे, पोटेंशियल कस्टमर्स लूज कर दिए। नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? उसका नुकसान हुआ ना, नुकसान हो, क्या करें अब? एक और करेगा, क्या करें अब? डैमेज क्लेम करें, बस छोड़ दें, खत्म करें बस, और कुछ नहीं। सर बस डैमेजेस क्लेम करें। बताएं जब हमने इसको कॉल की होगी, हमने से क्या कहा होगा? हाँ सर बिरयानी नहीं बनानी, हम माजरत खा हैं, हम माजरत खा हैं, हम माजरत करते हैं कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रहे हैं। बताएं उसके पास ऑप्शन है, उसके पास क्या ऑप्शन है कि या तो हमारी माजरत को वो एक्सेप्ट कर ले या फिर ना करें, या एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है। अगर वो इसको एक्सेप्ट करे तो, अगर वो इसको एक्सेप्ट करता है तो बस ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है, डैमेजेस सिर्फ दे देंगे बस। लेकिन अगर वो इसको रिजेक्ट करता है, अगर वो इसको रिजेक्ट करता है तो बताएं शाबाश। यानी एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो इसको एक्सेप्ट करो, बल्कि मैं आपको बता देता हूं कि इसको कहते क्या है। इसको कहते हैं कि ये हम ऑफर कर रहे हैं, ऑफर टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर टू ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके पास ऑप्शन है कि या तो इस ऑफर को एक्सेप्ट करें या फिर क्या करें, रिजेक्ट करें। अगर वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, इस ऑफर को वो एक्सेप्ट करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये क्या है, एंटिसिपेटरी ब्रीच। इस केस में हमें डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, रेमेडीज पे करने पड़ेगी, ऐसे ही है। लेकिन अगर वो रिजेक्ट करता है तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी इन्फोर्स करेगा, वो उस दिन भेजेगा वापस। हाँ शाबाश, क्या करेगा, अफर्म करेगा इसे, इसको कहते हैं अफर्म, अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट। यानी ये इनफोर्स रहेगा, वैलिड रहेगा ये कॉन्ट्रैक्ट किस डेट तक, टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस, टिल द डेट ऑफ परफॉर्मेंस की डेट तक, परफॉर्मेंस की डेट तक। अगेन सुने और मुझे बताएं कि हमने बिरयानी के 100 डब्बों का ऑर्डर दिया था
और अभी तक उसने 100 डब्बों का ऑर्डर दिया था और उस डेट से पहले ही हमने रिजेक्ट कर दिया, हमने उससे पहले माजरत कर ली, ये क्या कहलाता है? ऑफर टू ब्रीच। क्या मुझसे ऑफर कर रहे हैं सर इसको खत्म करें प्लीज? वो कहते हैं सर मैं 40 डब्बे बना चुका हूं, सर मैं तो 40 डब्बे बना चुका हूं। मैंने कहा अच्छा 40 डब्बे बनाए तो यही 40 ही डिलीवर कर दें, बाकी ना करें। अच्छा अगर 40 पे वो स्टॉप कर देता है तो बताएं मुझे कितने डब्बों की पेमेंट करनी पड़ेगी? 40 डब्बों की पेमेंट करनी पड़ेगी, शाबाश। लेकिन अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, यानी रिजेक्ट करता है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? किस डेट पे? हाँ फिर नहीं 2 तारीख को नहीं करूंगा, फिर मैं इंतजार करूंगा किस डेट का? 15 जुलाई का इंतजार करूंगा। मैं कहूंगा यार 15 जुलाई को मैं इसका क्या करूंगा? कहते सर मेरी तरफ से जो मर्जी करें आप, मुझे क्या। लेकिन एग्जांपल कोट हो सकती है कि मैंने एंगो से ट्राई वो किया कि वी ट्राइड और जब वो आ गए तो मैंने कैंसिल कर दिया आने से 5 मिनट पहले, तो वो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं इस वर्ड में? नहीं, बेसिकली उसमें क्या होता है, कंडीशन होती है कि आपने इधर आना है और उससे पहले आपके पास टाइम होता है कि किसी भी वक्त आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होती है उसमें, ठीक है? पहुंचने से पहले आपके पास ऑप्शन होती है, लेकिन आप बैठ गए गाड़ी में एक दफा तो बस कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। लेकिन तब भी हम कैंसिल कर सकते हैं? लीगल केस है, फिर लॉयर से पूछना पड़ेगा। आज बताऊंगा कॉस्ट ऑफ क्योर में ये होता है कि आप देखते हैं कि मुझे किस केस में नुकसान ज़्यादा है, लॉयर को हायर करने में ज़्यादा नुकसान है या उसको 50-100 रुपये देके उससे माजरत करने में ज़्यादा नुकसान है, ठीक है? तो ये आपको बात समझ आ गई। एंटिसिपेटरी ब्रीच के केस में ये ऑफर टू ब्रीच है, वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट करें, यानी हम परफॉर्मेंस डे से पहले इसको खत्म कर रहे हैं, परफॉर्मेंस डे से पहले इसको खत्म कर रहे हैं। अच्छा मुझे पता है परफॉर्मेंस की डेट थी 15 जुलाई, 27 जुलाई को मैंने इसे कॉल की, मैंने कहा भाई मैं इसको खत्म करना चाह रहा हूँ, इसके मुझे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बताएं। शाबाश, ये ऑफर टू ब्रीच वैलिड है या नहीं, वैलिड या नॉट वैलिड, यानी इनवैलिड है, बताएं शाबाश। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 15 जुलाई को परफॉर्मेंस की डेट थी, 27 जुलाई को मैं उससे कॉल करता हूँ और मैं उससे कहता हूँ भाई आप काइंडली इसको खत्म कर दीजिएगा, ये ऑफर टू ब्रीच वैलिड है या इनवैलिड? इनवैलिड क्यों? हाँ परफॉर्मेंस डेट गुजर चुकी है, जो उसने काम करना था वो कर चुका होगा, उसने पैसे लेना था, पैसे भी दे दिए होंगे हमने, ठीक है? परफॉर्मेंस हो गया, अब तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो गया, अब तो वो परफॉर्मेंस वाला केस बन चुका ये, उसके बाद तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहेगा। एंटिसिपेटरी पढ़े। Anticipatory breach occurs when a party declares beforehand that they would not fulfill their, भाई मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, जनरल रूल क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurs when a clause of contract is breached, ये जनरल रूल है, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात है वो जनरल रूल बता रहा है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में होता क्या, वो ये बता रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट occurs when a clause in contract is breached and the clause can only be breached on परफॉर्मेंस डे, परफॉर्मेंस के दिन यही क्लॉज ब्रीच हो सकता है, तो इसको हम कहेंगे कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। देयरफॉर एनी ब्रीच बिफोर परफॉर्मेंस डे या डेट इज नॉट वैलिड, कोई भी। अच्छा मुझे बताएं सब ब्रीच कब होगा? परफॉर्मेंस डे पे, यानी 15 जुलाई। लेकिन अगर 15 जुलाई से पहले आप इसको ब्रीच करते हैं तो ये वैलिड ब्रीच है, ये वैलिड ब्रीच नहीं है, ये है एंड स्टेटेड इज एन ऑफर टू ब्रीच, ये ब्रीच नहीं है, ये ऑफर टू ब्रीच समझा जाएगा, विच कैन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय अदर पार्टी, दिस इज नोन एज एंटिसिपेटरी ब्रीच। एग्जाम्पल पढ़े, देखें, अ कंसर्ट ऑर्गेनाइजर बुक्स अ फेमस सिंगर, कंसर्ट ऑर्गेनाइजर ने एक फेमस सिंगर कौन है आजकल? अली कौन है? अली है कोई सिंगर? नहीं है, कोई भी नहीं है। कंसर्ट मुझे किसने बताया था, फिर किसने लिखवाया था? कोई होगा। कंसर्ट ऑर्गेनाइजर बुक्स अ फेमस सिंगर अली
to perform at an event on June 10. However, on that date, यानी on 15 मई, सॉरी हाँ पहले कर रहा है, बताएं सब परफॉर्मेंस की डेट बताएं, परफॉर्मेंस की डेट बताएं। 10 जून, अर्ली टू परफॉर्म एट एन इवेंट ऑन 10 जून, ये इवेंट कब होना है? 10 जून को। हाउएवर ऑन 15 मई, 15 की डेट पहले आती है या 10 की डेट पहले आती है? अच्छा बहुत अच्छे, वो मई है, ये जून है। अब 15-10 को नहीं देखना होता, महीना भी देखते हैं। अली पब्लिकली अनाउंसेस, अली ने पब्लिकली अनाउंस किया ऑन सोशल मीडिया दैट ही विल नो लॉन्गर परफॉर्म एट एनी इवेंट शेड्यूल्ड इन जून। जून में जितने भी इवेंट है हमारे वो कैंसिल कर दो सारे। जून में मैंने रोजे रखने में, अल्लाह को मनाना है। मैं सिंगर हूं, मैं मेरा भी अल्लाह है। बताएं शाबाश, कौन सा केस है ये? कौन सा केस है ये? ब्रीच का केस है, ब्रीच का केस है, ब्रीच का केस है। कौन सा ब्रीच है ये? रेप्यूटेटरी ब्रीच है, एंटिसिपेटरी ब्रीच है? आपको कैसे पता चला ये एंटिसिपेटरी है? क्योंकि उसने परफॉर्मेंस डे या परफॉर्मेंस डेट से पहले ही कह दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता। बताएं शाबाश, उसका ये कह देना कि मैं नहीं कर सकता, ये वैलिड ब्रीच है? ये वैलिड ब्रीच है? नो, क्योंकि ब्रीच के लिए शर्त क्या है? हाँ शाबाश, ब्रीच को हम सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस डेट पे, यानी किसी भी क्लॉज को हम परफॉर्मेंस डेट पे ब्रीच कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले आप ब्रीच करते हो तो ये ऑफर टू ब्रीच समझा जाएगा, ब्रीच नहीं है ये, ऑफर टू ब्रीच। यानी अगली पार्टी के पास ऑप्शन है कि या तो इसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे, या फिर रिजेक्ट करे। इंजर्ड पार्टी हैज टू ऑप्शन, एक्सेप्ट दैट एंटिसिपेटरी ब्रीच, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट करता है वो तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वो उधर देखें, वो उधर भी एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है ना। रेमेडी विल बी गिवन टिल दैट डेट। बताएं शाबाश, कितने बिरयानी के डब्बों के पैसे देने पड़ेंगे? 40 के। शाबाश, 40 बनाए थे ना उसने। रिजेक्ट दैट एंटिसिपेटरी ब्रीच, ऑप्ट टू अफर्म बाय द कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्ट टू अफर्म बाय द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट करे, हाँ भाई ठीक है भाई, मैं तो नहीं करता इसको, मैं तो नहीं करता इसको, चलने दे, इसको चलने दे। कॉन्ट्रैक्ट विल कंटिन्यू टिल एक्चुअल परफॉर्मेंस डेट, यानी 15 जुलाई उस केस में। और इस केस में 10 जून, शाबाश 10 जून तक। और 10 जून पे उससे पूरे पैसे ले लेंगे। अगर उसने हमें बिरयानी दे दी है और हमें बिरयानी के डब्बों का क्या करना है? भाई आप जो मर्जी करो, आपकी बिरयानी है, मैं क्या करूं? ठीक है, ये बात समझ आ गई हमें? एंटिसिपेटरी ब्रीच। रेप्यूटेटरी ब्रीच बताएं शाबाश। रेप्यूटेटरी ब्रीच, अगर कंडीशन फुलफिल ना हो, अगर कंडीशन फुलफिल ना हो, इफ अ कंडीशन, यानी इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रीच, इट इज कॉल्ड a repudiatory breach ends the contract. For example देखें, caterer provides food but no serving staff. फूड तो प्रोवाइड करिए उसने, हब को सर्व कौन करेगा? दूल्हा खुद उठ के चला जाए। क्रूशल फॉर, बायर रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट फॉल्टी मशीनरी एंड डिमांड्स रिफंड। फॉल्टी मशीनरी है, बताएं शाबाश। फॉल्टी मशीनरी, क्या कंडीशन का ब्रीच होना है? कंडीशन खत्म हो गया ना, कंडीशन का टूट जाना, कंडीशन का खत्म होना इज रेप्यूटेटरी ब्रीच। कुछ बात समझ आई हो यहां तक? कुछ बात समझ आई हो? आगे बात समझ नहीं? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं हम। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट का खत्म हो जाना। ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म हो सकता है? ये थ्रू एग्रीमेंट हो सकता है, या फिर फ्रस्ट्रेशन के जरिए से हो सकता है, परफॉर्मेंस के जरिए भी हो सकता है, या फिर ब्रीच हो जाए, या फिर ब्रीच हो जाए। अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? सर कॉन्ट्रैक्ट में किसी क्लास का खत्म हो जाने को कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल रीजन होने चाहिए ब्रीच के लिए। अब लॉफुल रीजन कौन से हैं वो हमने पढ़ लिए। लॉफुल रीजन हमने पढ़ लिए, कौन कौन से थे? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी, परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं रहा। फ्रस्ट्रेशन हो, रिजेक्शन ऑफ एन ऑफर्ड परफॉर्मेंस हो, शाबाश। और एग्रीमेंट वाला कौन सा? जिसमें दोनों पार्टी शाबाश एग्री करें, तो दोनों पार्टी अगर एग्री करें
तो ये क्या है, लॉफुल रीजन है। इन रीजंस की वजह से क्लॉज अगर कोई ब्रीच होता है तो ये ब्रीच का केस नहीं होगा। अगर कोई क्लॉज खत्म हो जाता है या टूट जाता है तो ये ब्रीच का केस नहीं होगा। शाबाश। तो ब्रीच कब होगा, जब कोई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन विलफुली फुलफिल ना करे। तो फिर इसको हमने डिवाइड किया रेपुटेटरी एंड एंटिसिपेटरी ब्रीच में। रेपुटेटरी ब्रीच मीन्स कि जब किसी भी क्लॉज, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंपॉर्टेंट क्लॉज, कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसको हमने कंडीशन का नाम दिया, कंडीशन टूट जाए, कंडीशन का टूटना इज एंड रेपुटेटरी ब्रीच। इसके साथ ही ये ब्रीच, ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। खाना सर्व करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसने खाना बनाया और बना के रख दिया, बना के रख दिया। बताएं क्या सर्व करना ये एक बहुत बड़ा काम है कि नहीं, बहुत बड़ा काम है ना। यानी मैनेज करना, पूरे इवेंट को कैसे मैनेज करोगे अगर आपके पास जो है वो स्टाफ ही नहीं है। तो एंटिसिपेटरी ब्रीच है या रेपुटेटरी ब्रीच है? रेपुटेटरी क्यों है? क्योंकि कंडीशन ब्रीच हो गई, कंडीशन, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन ब्रीच हो गई। फॉल्टी मशीनरी है, फॉल्टी मशीनरी, मशीनरी में फॉल्ट की वजह से क्या मशीनरी आपके चलेगी, खराब होगी, खराब होगी तो फिर आपकी प्रोडक्शन स्टॉप होगी। तो ये छोटा मसला है, ये छोटा मसला है ना। इसकी वजह से जो नुकसान होगा वो वारंटी है, छोटा नुकसान होगा। नहीं प्रोडक्शन स्टॉप हो गई, यही तो प्रोडक्शन ही तो कर रहे थे हम, हमारा बिजनेस ही प्रोडक्शन का था। अब प्रोडक्शन का बंद होना एक बहुत बड़ा मसला है। तो ये भी कंडीशन है, कंडीशन का टूट जाना इज रेपुटेटरी ब्रीच। और एंटिसिपेटरी ब्रीच में क्या पढ़ा हमने? वो एडवांस में पहले ऑफर टू ब्रीच। हाँ, परफॉर्मेंस डेट से पहले अगर कोई रिफ्यूज करता है, परफॉर्मेंस डेट से पहले रिफ्यूज करता है कि मैं अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नहीं दूंगा, कि जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकता, तो बताएं ये वैलिड ब्रीच है? नो, ये वैलिड ब्रीच नहीं है, बल्कि ये इसको कहा जाता है, लॉ कहता है ये ऑफर टू ब्रीच है। अब इंजर्ड पार्टी के पास इस केस में ऑप्शन है कि या तो इसको एक्सेप्ट करे या फिर अगर इंजर्ड पार्टी इसको एक्सेप्ट करती है तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा। कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट रिमेन इनफोर्सेबल, लेकिन वो सिर्फ रेमेडी क्लेम कर सकता है। हाँ सॉरी, एक्सेप्ट अगर करता है, एक्सेप्ट करता है तो उसने एक्सेप्ट पहले केस पढ़े, एक्सेप्ट किया तो एंड द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म एंड रेमेडी। अगर वो रिजेक्ट करता है एंटिसिपेटरी ब्रीच को, यानी ऑफर टू ब्रीच को अगर रिजेक्ट करता है तो he will affirm the contract, opt to affirm by the contract, तो contract will remain in force या contract will continue till performance date। अब हम पढ़ रहे थे बार बार damages क्या है बताएं क्या साहब? damages ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में होने वाले जो नुकसान को हम damages कहते हैं। monetary compensation for breach of contract, monetary compensation for breach of contract, यह है रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। रेमेडीज में सबसे पहले डैमेजेस को हम डिस्कस करेंगे, क्यों हमारे सिलेबस में बाकी है तो सही पर ये डैमेजेस ज्यादा एक्सप्लेन हुआ है। डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डैमेजेस मीन कंपनसेशन टू इंजर्ड पार्टी, इंजर्ड पार्टी को कंपनसेट करना, इंजर्ड पार्टी को कंपनसेट करना। कंपनसेशन कैसे होती है? in terms of money, शाबाश, in terms of money for financial losses, compensate या damages compensate the injured party for financial losses। मैं सारा तोड़ता हूं, damages पे करने पड़ेंगे मुझे, फाइन पे करना पड़ेगा। फाइन या पेनल्टी क्या damages है? नहीं डैमेजेस नहीं करने पड़ेंगे आपको सिर्फ फाइन पे करना पड़ेगा। मुझे फाइन पे करना पड़ेगा, ये damages नहीं है, ये damages नहीं है ये। हाँ, किसी पार्टी का नुकसान हो गया, अब इशारा तोड़ने में किसका नुकसान हो रहा है? शहबाज शरीफ साहब को इसका बड़ा दुख होगा, दिल पे हाथ रखेंगे, ओए आज इसने इशारा तोड़ा है। कोर्ट के लिए ये मोस्ट रूटीन रेमेडी है, क्योंकि लिए कोर्ट के लिए क्या ये मोस्ट रूटीन रेमेडीज है, मोस्ट रूटीन रेमेडीज है। मोस्ट रूटीन क्यों?
कोर्ट भी इसको पसंद करती है, कहते हैं अच्छा ये लेने देने वाला काम है तो बस ठीक है ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये नॉन फाइनेंशियल हो फिर मसला होता है, फिर उनके लिए बड़ा मसला होता है। कोर्ट यूजुअली डू नॉट अवॉइड डैमेजेस फॉर नॉन फाइनेंशियल लॉसेस। नॉन फाइनेंशियल लॉस कौन से होते हैं? नॉन फाइनेंशियल लॉसेस जिसमें माल का नुकसान तो जान को हो सकता है, किसी और चीज को हो सकता है। नॉन फाइनेंशियल लॉसेस पता है कैसे कहते हैं? नॉन फाइनेंशियल लॉसेस ये है कि जैसे आप बैठे हुए थे, किसी ने जोर से दरवाजा खोला, आप डर गए, सीधे चले गए कोर्ट, आप सीधा कोर्ट चले गए, सर इसने मुझे डरा दिया, जैसे मेरा त्राण निकल गया, सर इससे क्या मुझे पैसे दें। अच्छा कितने पैसे दूं इसके? आपका कितने का था? ये ऐसे ऐसे कहेंगे आप, सर मैं डर गया। अब आप डर गए, अच्छा इसके कैसे कितने पैसे दूं? अब इसके पैसे तो नहीं ना होते, ये तो मेरे बिल नहीं है, तो ये नॉन फाइनेंशियल लॉस है। कोर्ट यूजुअली डू नॉट अवॉइड डैमेजेस फॉर नॉन फाइनेंशियल लॉस। फॉर एग्जाम्पल, आप जा रहे थे सड़क पे, किसी और का एक्सीडेंट हुआ, आपने देखा तो आपकी तबीयत खराब हो गई, बताएं शाबाश, कितने पैसे रिकवर करवाएंगे? कितने पैसे रिकवर करवाएंगे? क्यों नहीं? क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल लॉस है। प्रोटेक्ट भी नहीं हुआ, लाइक आपको हाथ ना देखते हुए नहीं देखना, तो प्रोटेक्ट हुआ ही नहीं इसमें। हाँ हाँ, कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है। इस तरह के सिचुएशन में अगर कोई किसी का नुकसान करते हैं आप, तो डैमेजेस है तो नुकसान की सूरत में पैसे तो देने पड़ेंगे ना। हाँ, अगर हम आपने किसी की गाड़ी हिट की है, आपने किसी की गाड़ी हिट की है, शाबाश, बताएं शाबाश, ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपने उसका नुकसान किया, तो बताएं आपको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? देने पड़ेंगे पैसे। गाड़ी हिट हो गई, गाड़ी उसके साथ ही वो ये कहता है मैं डर गया हूं, आप उसके भी पैसे दो मुझे, उसके लिए देंगे पैसे? हाँ, अगर कितना डरे हो आप तो उसके पैसे नहीं होंगे, शाबाश। अनलेस सब्जेक्ट मैटर इज इट सेल्फ नॉन फाइनेंशियल लॉस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों ने प्लान किया था कि वो ट्रिप पे जाएंगे, सब्जेक्ट मैटर क्या है? सब्जेक्ट मैटर इसमें तो सब्जेक्ट मैटर इसमें क्या है? शाबाश, ट्रिप है, इसमें है ही ट्रिप सब्जेक्ट मैटर। जो डिस्कस कर रहे थे कि भाई हमने कहाँ जा रहे थे, हमने कहाँ जाना है, शाबाश। सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो ट्रिप है, वो ये डिस्कशन है। डिस्कशन किसकी हो रही है? ट्रिप की डिस्कशन हो रही है। अब सारों ने छुट्टी ले ली, दोस्तों ने छुट्टी ले ली, फॉर एग्जाम्पल होटल बुक किया पहले से, सारा इंतजाम कर लिया। अब एक दोस्त कहता है मैं नहीं जा रहा, अब एक दोस्त कहता है मैं नहीं जा रहा, बताएं शाबाश। ये तो सब्जेक्ट मैटर क्या है? नॉन फाइनेंशियल है ना, नॉन फाइनेंशियल है। लॉ क्या कहेगा इस बारे में? उनको क्या नुकसान हुआ? उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, बताएं शाबाश। फिर फाइनेंशियल नुकसान ही हुआ। फाइनेंशियल नुकसान नहीं ना हुआ, फिर क्या करें इसमें? इस केस में कुछ भी नहीं। लॉ कहता है कि इसमें करो, आपने सारी उनकी प्लानिंग खराब कर दी है। इस केस में तो सब्जेक्ट मैटर ही नॉन फाइनेंशियल था। सर एस तो पोर्टफोलियो हमारे पास से प्रोग्राम था, तो उसको हम जाके कर नहीं सकते। बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। इस सिर्फ हम इसकी वजह से नहीं कर सकते या नहीं करते, कर सकते हैं पर इसकी वजह से करते नहीं है। ये जो है इसकी वजह से करते नहीं है। कॉस्ट ऑफ क्योर, डैमेजेस शुड नॉट बी एक्सेसिव कंपेयर टू ब्रीच। डैमेजेस शुड नॉट बी एक्सेसिव कंपेयर टू ब्रीच। जैसे देखें, अ प्लम्बर इंस्टॉल सब स्टैंडर्ड पाइप्स, द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग विद करेक्ट पाइप इज recoverable, the cost of correct is recoverable. For example, आपने किसी के खिलाफ केस किया, नुकसान जो आपका हुआ, नुकसान वो 500 रुपए का हुआ, लेकिन जब आप केस करते हैं तो आपको बताएं शाबाश, एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, उसको 5000 देने पड़ेंगे, 5000 देने पड़ेंगे। क्या ये एक वाइज डिसीजन है? 500 के लिए 5000 आप लॉयर को देंगे? तो सिर्फ इस वजह से, इस प्रोविजन की वजह से हम केस नहीं करते। ठीक है, कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से हम करते नहीं है। प्लम्बर ने कोई काम गलत किया, 100 रुपए का पाइप उसने ठीक करवाना था, लेकिन उसने सब स्टैंडर्ड का पाइप लगा दिया।
अब उसके पास इसके अगेंस्ट जाएंगे हम कोर्ट में जाके 2 लाख लगवा के आ जाएंगे और इसे कहेंगे यार वो 2000 का पाइप ले आओ। Damages compensate the injured party for financial loss. Most routine remedy है. Court usually do not award damages for non-financial unless specifically agreed in the contract. इसका मतलब ये unless subject matter is itself non-financial. अगर कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर ही non-financial है, तो उस सूरत में आप क्लेम कर सकते हैं। जैसे ये ट्रिप वाली एग्जाम्पल है, इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है? ट्रिप। तो अगर ये ट्रिप आपकी वजह से इनका खराब हो जाता है तो फिर वो आपसे क्लेम कर सकते हैं। डैमेजेस आर नॉन प्यूनिटिव का मतलब है नॉट फॉर पनिशमेंट। सजा के तौर पे डैमेजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा कि मैं अगर फॉर एग्जांपल इशारा तोड़ता हूं, सिग्नल का तोड़ना, बताएं शाबाश, ये लॉ की वायलेशन है कि नहीं? क्या ये डैमेजेस है? क्या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये तो लॉ की वायलेशन है। और हमेशा जब भी लॉ की वायलेशन होती है उसमें पनिशमेंट होती है, उस सूरत में पनिशमेंट होती है, उसमें डैमेजेस नहीं। क्योंकि पुलिस वाला अब ये नहीं कहेगा वहां पे ट्रैफिक वार्डन कि सर मुझे तो बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी वजह से मैं डैमेजेस क्लेम करूंगा। आपको क्या नुकसान हुआ? आपकी तो ड्यूटी है। उसने लॉ की वायलेशन किया तो हम उसे पनिश करेंगे, ठीक है? जस्ट कंपनसेशन फॉर एक्चुअल लॉस। अच्छा मुझे बताएं, डैमेजेस आप कितने क्लेम कर सकते हैं? रीजनेबल अमाउंट मीन फॉर एग्जांपल आपका नुकसान हुआ है 5 लाख का, तो रीजनेबल कितना होगा? आपके लिए कितना रीजनेबल है? 2 से 3 लाख आपके लिए रीजनेबल है। जी आपके लिए कितना रीजनेबल है? 5 लाख ही रीजनेबल है। जी आपके लिए कितना रीजनेबल है? मेरे लिए तो 100 रुपए भी रीजनेबल है। मेरे लिए तो 100 रुपए भाई, जो जिसने कोई 1 रुपया भी नहीं देना वो अगर 100 रुपए दे दें तो वो रीजनेबल है कि नहीं? देखें 2 लाख के अगेंस्ट भी तो 5 लाख बहुत ज्यादा है ना। आप 2 लाख को रीजनेबल कहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा नुकसान तो ज्यादा हुआ है ना। ना दे तो फिर 100 रुपए भी बहुत ज्यादा है। हाँ, ना मिलने से तो कुछ थोड़ा बहुत मिलना भी बेहतर है। यस, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो जस्ट कंपनसेशन फॉर एक्चुअल लॉस का मतलब यह है कि डैमेजेस इक्वल्स टू लॉस, यानी कंपनसेशन इक्वल्स टू डैमेजेस। हम कितना रिकवर करवा सकते हैं? जितना हमारा एक्चुअल लॉस हुआ है। एक्चुअल लॉस 5 लाख का हुआ है, कितना रिकवर करवाऊं? 5 लाख ही, ठीक है? और ना उससे कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा। लेकिन आपने एक्सेप्ट वो की तो आपने 40 उसने तो एक्सेप्ट कर लिया ना, ठीक है बस मेरा नुकसान आगे हो रहा है तो बस ठीक है, उसने खुद ही एग्री कर लिया। जब उसको कोई मसला नहीं है तो फिर हमें क्या मसला है? कंपनसेशन फॉर डायरेक्ट लॉसेस कॉज्ड डायरेक्टली बाय द ब्रीच, यानी डायरेक्ट ब्रीच हुआ है, एक्चुअल ब्रीच हुआ है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? जनरल डैमेजेस। और किसी इनडायरेक्ट एक्शन की वजह से कोई ब्रीच हो गया, इसको कहते हैं स्पेशल डैमेजेस। इसमें हम स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। कंपनसेशन फॉर इनडायरेक्ट लॉसेस लिंक्ड टू द ब्रीच इफ पार्टीज वर क्लियरली अवेयर ऑफ सच रिस्क। एक्चुअल ब्रीच मेरी वजह से नहीं हुआ, लेकिन मैंने जो काम किया वो ऐसे बाय नेचर ऐसे था कि उसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड था कि ये हो सकता है, उसकी वजह से एक्सपेक्टेड था कि ये मसला हो सकता है, तो ये स्पेशल डैमेजेस सूरत में क्लेम कर सकते हैं। यहां से हम कल फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? यहां से हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये जो बातें डैमेजेस वाली, ये थोड़ी सी मुझे बोरिंग लगती है भी थोड़ी सी बोरिंग, क्योंकि हमारे सामने कोई रियल वर्ड एग्जाम्पल नहीं है। और आपको मैंने बताया था जब तक रियल वर्ड एग्जाम्पल होगी आपको बात समझने में भी आसानी होगी। रियल वर्ड एग्जाम्पल नहीं होगी तो ये बहुत बोरिंग लगता है। इसलिए तो मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया नहीं था पहले, क्योंकि उसमें भी ये है कि हमें पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा,
जो कि हमने कभी देखा नहीं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं हम। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिर कंक्लूड करेंगे। वैसे आज मेरा इरादा था, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा आपको, आपकी शक्लें देख के मैंने कल पे पोस्टपोन किया। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम।